इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कैदी तामिया दिखाई देता है जिसको ड्रैगन ब्लेड भी कहते हैं। हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई देती है। हमें बताया जाता है कि जब तामिया को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं मिलता है तब तामिया एक अमीर इंसान के यहाँ नौकरी कर लेता है। पर वो अमीर इंसान तामिया को कहता है तुम अपनी तलवार से एक असली ड्रैगन को तो नहीं काट सकते हो। तब तामिया गुस्से में उस इंसान का घर तोड़ देता है, जिसके बाद तामिया को जेल हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। तामिया अपने समुराई फूसी के साथ आइलैंड पर पहुंच चुका होता है। तामिया फूसी से कहता है सजा माफ होने के बाद मैं वापस से अपनी तलवारबाजी को और अच्छा करूंगा। हमें बताया जाता है कि यामाडा क्लैन के समुराई लोगों को सजा देने के अलावा दवाइयां भी बनाते हैं। फूसी तामिया से पूछता है तुम अब क्या करने वाले हो, जिस पर तामिया कहता है कि मैं सबसे पहले बाकी कैदियों को मार दूंगा, जिससे मेरे पास अमृत को खोजने का बहुत ज्यादा टाइम होगा। फूसी सोचता है कि अगर हम अमृत को खोजने में देर करेंगे तो सौगन और ज्यादा भयानक लोगों को अमृत की खोज में आइलैंड पर भेज देगा। ये सोचते सोचते दोनों लोग आगे बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है कि दोनों के सामने एक बड़ा सा राक्षस खड़ा होता है जिसके आंख से 2 हाथ निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ गाबीमारू के सामने भी एक अजीब सी फिश जैसा दिखने वाला राक्षस आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाबीमारू उस राक्षस को देखकर सोचता है क्या ये एक फिश है? ये बहुत ही अजीब जानवर है, पर ये आइलैंड भी उतना ही अजीब है। गाबीमारू सोच ही रहा होता है तभी वो फिश जैसा दिखने वाला राक्षस अपने 6 हाथों से गाबीमारू पर अटैक कर देता है। गाबीमारू लड़ते समय गांव के मुखिया द्वारा सिखाया हुआ 5वां रूल याद करता है, हमें कभी भी अनजान दुश्मन से लड़ना नहीं चाहिए। ये सोचकर गाबीमारू भागने का सोच रहा होता है तभी वो राक्षस गाबीमारू को कसकर पकड़ लेता है, जिससे गाबीमारू की बॉडी से खून निकलने लगते हैं। गाबीमारू किसी तरह से खुद को छुड़ा लेता है। फिर हम देखते हैं कि गाबीमारू और सागिरी को बड़े बड़े राक्षस चारों ओर से घेर लेते हैं। इन्हें देखकर सागिरी चौंक जाती है। गाबीमारू सागिरी से वहां से भागने के लिए कहता है, पर सागिरी कहती है हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। गाबीमारू सोचता है कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। उसे इन चीजों के बारे में सोचने की जगह बस इन्हें मारना शुरू कर देना चाहिए। गाबीमारू कहता है निप्पो एस्थेटिक ब्लेज। उसके बाद गाबीमारू एक राक्षस की गर्दन पर अपने हाथ से अटैक करता है और उस राक्षस का सर आग से जलने लगता है। उसके बाद गाबीमारू एक एक करके सभी राक्षस को मारना शुरू कर देता है। सागिरी ये देखकर सोचती है कि कुछ ही घंटों में ये सब बदल गया। क्या ये जगह एक स्वर्ग है या नरक है? तभी एक राक्षस आकर सागिरी पर अटैक करने ही वाला होता है। उसे देखकर गाबीमारू अपनी बीवी की बातों को याद करता है और आंखें बंद करके अपने सामने वाले राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू सागिरी पर अटैक करने वाले राक्षस को मार देता है और सागिरी को बचा लेता है। ये देखकर सागिरी और गाबीमारू दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी फिश वाला राक्षस गाबीमारू पर अटैक करता है, पर यामाडा क्लैन के 2 समुराई आकर उस राक्षस को मार देते हैं। उनके साथ एक कैदी भी होती है। वो गाबीमारू से कहती है तुमने इन राक्षसों को अकेले ही मार दिया है, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। उसके बाद वो लड़की अपना नाम यूजिराहा बताती है। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक निंजा हूँ। गाबीमारू अपनी वाइफ की कही हुई बात को याद करता है और जान बचाने के लिए उन लोगों से थैंक यू बोलता है। लड़की गाबीमारू के पास आकर कहती है तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम्हारा इतना खून बह रहा है, उसके बाद भी तुम ढंग से खड़े रह पा रहे हो। तुमने सागिरी को भी अभी बचा लिया है। वो गाबीमारू से साथ में काम करने के लिए कहती है। सागिरी उस लड़की से पूछती है तुम्हारे साथ 2 समुराई क्यों है? तभी एक समुराई अपना नाम गेंजी बताता है। वो कहता है कि मेरे वाले कैदी को इस लड़की ने मार दिया है। मुझे लगता है कि इस लड़की को एक समुराई अकेले नहीं संभाल सकता, इसीलिए मैं भी इसके साथ हूँ। एक्चुअली में ये लड़की सिड्यूस करने के मामले में बहुत ही खतरनाक है और ये गाबीमारू पर भी सिड्यूस कर रही थी, लेकिन गाबीमारू जानता है कि कोनोइची निंजा बहुत ही बेकार होते हैं। तभी दूसरा समुराई अपना नाम सेंता बताता है। वो कहता है कि मुझे इस लड़की की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लड़की आगे कहती है कि हमें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर हम अकेले अमृत को ढूंढेंगे तो हम जल्दी मर सकते हैं। अगर हम साथ मिलकर ढूंढेंगे तो हो सकता है कि हमें अमृत जल्दी मिल जाए। सागिरी कहती है अगर तुम दोनों हाँ कर देते हो तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लड़की गाबीमारू को पकड़ते हुए कहती है हम दोनों बच्चे नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे को कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर हम अमृत ढूंढ भी लेते हैं तब भी हम दोनों में से केवल किसी एक को ही माफी दी जाएगी। गाबीमारू उससे कहता है बताओ तुम मेरे लिए कैसे फायदेमंद हो? लड़की कहती है तुम स्ट्रांग हो और मेरे पास इस जगह की थोड़ी बहुत जानकारी है। मैंने जिस कैदी को मारा
है उस पर मैंने चीजों को टेस्ट करके ये जानकारियां निकाली हैं। जैसे हमें तितलियों से बचने की जरूरत है क्योंकि ये जहरीली हैं, उनके काटने से बॉडी से फूल निकलने लगते हैं। सेंटा आगे बताता है कि जो राक्षसों ने चीजें पहन रखी हैं वो बुद्धिस्ट या ताओइस्ट हैं, पर ये दोनों धर्म तो अलग अलग हैं। इन्हें एक साथ देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है। सागिरी भी कहती है कि ये जानवर केवल दिखने में अजीब हैं, पर अंदर से एकदम नॉर्मल है। गाबीमारू उस लड़की से पूछता है, तुम हमारे साथ क्यों काम करना चाहती हो? क्या तुम्हें जिंदा रहने की इतनी ज्यादा जरूरत है? इस पर लड़की बताती है कि उसकी एक छोटी बहन है जिसे एक बीमारी है, उसका इलाज करवाने के लिए मैं एक निंजा बनी थी, और भी फालतू की चीजें बताती है। गाबीमारू लड़की का झूठ पकड़कर बोलता है, क्या तुम इससे अच्छा झूठ नहीं बोल सकती थी? इस पर लड़की कहती है, तुम समझ गए। इस पर मैं इतना बोलूंगी कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ, मैं अभी बहुत जवान हूँ। गाबीमारू लड़की से कहता है कि मेरे पास एक आखिरी सवाल है, तुमने जिस कैदी को मारा था उसके साथ तुमने असलियत में क्या किया था? जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर तुम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचोगे तो मारे जाओगे। इसके बाद गाबीमारू लड़की के साथ काम करने के लिए हाँ कह देता है। सागिरी सोचती है कि जब से मैं इस आइलैंड पर आई हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बहुत ही कमजोर हूँ। ऐसा सोचते हुए सागिरी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का यामाडा क्लैन को ज्वाइन करता है और 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे से तलवारबाजी सीख लेता है। हमें उसका नाम टोमा बताया जाता है। उसके बाद यामाडा क्लैन का एक समुराई टोमा से कहता है कि अगर तुम एक असली कैदी को सजा दे देते हो तो तुम्हारा नाम भी समुराई में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोमा एक कैदी से बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए ये सब किया है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मैं चुपचाप यामाडा क्लैन में घुस गया और 1 महीने में मैंने बहुत तरक्की की सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, मेरी थोड़ी तो तारीफ करो। कैदी टोमा से कहता है कि मैंने भी 1 महीने तक इन लोगों का टॉर्चर झेला है, जल्दी बताओ हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। टोमा कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोमा और उसका कैदी भाई दोनों आइलैंड पर खड़े होते हैं और उनके सामने बड़े बड़े राक्षस होते हैं। दोनों भाई राक्षसों को देखकर चौंक जाते हैं। कैदी भाई उन राक्षसों पर अटैक करके उन्हें मारना चालू कर देता है। ये देखकर टोमा चौंक जाता है। वो सोचते हुए कहता है, मेरा भाई बहुत जल्दी हालात को देखकर खुद को बदल लेता है। उसके बाद हमें दोनों भाइयों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उनके पिता पर इल्जाम लगाकर उन्हें काम से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उनकी मां की भी मौत हो जाती है और बाद में उनके पिता को गद्दारी करने के लिए फांसी दे दी जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जब डाकू कैदी भाई पर अटैक करते हैं तो बड़ा भाई डाकुओं से दोस्ती कर लेता है और बाद में उनका लीडर बन जाता है। उसके बाद एक दिन पुलिस आकर बड़े भाई को पकड़ लेती है, तब बड़ा भाई टोमा को भगा देता है और उससे बाद में छुड़ाने के लिए कहता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर दोनों भाई राक्षस से लड़ रहे होते हैं। टोमा सोचता है कि उसका भाई हालात के हिसाब से बदलने में बहुत ज्यादा माहिर है, उसके जैसा कोई नहीं कर सकता। बड़ा भाई देखता है कि इतने सारे राक्षस से लड़ पाना मुश्किल है, वो टोमा को भागने के लिए कहता है, पर जैसे ही टोमा भागने को होता है एक राक्षस उसे पीछे से पकड़ लेता है। बड़ा भाई ये देखकर आगे भाग जाता है। ये देखकर टोमा भी चौंक जाता है। यहाँ पर भाई के रिश्तों में दरार आ रही थी। टोमा अपनी तलवार की मदद से खुद को छुड़ा लेता है। तभी बड़ा भाई एक बड़ा सा हथियार लेकर उस राक्षस को मार देता है, यानी कि बड़ा भाई भागा नहीं था, पर दोनों भाइयों को बहुत सारे राक्षस आकर घेर लेते हैं। वो राक्षस कहते हैं, लोगों को मारना जुर्म है, इसकी सजा सबको मिलेगी। ये सुनकर टोमा डर जाता है। बड़ा भाई अपने पिता की मौत को याद करता है और कहता है, कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि क्या सही है क्या गलत है, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा। इसके बाद बड़ा भाई गुस्से में आकर सभी राक्षसों को मार देता है। हमें दोनों भाई के बचपन का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें टोमा रो रहा होता है और कहता है कि हम समुराई के बेटे हैं पर डाकुओं के जैसे रह रहे हैं, क्या ये सही है? बड़ा भाई आकर टोमा से कहता है, रोना कमजोरी होती है, अगर तुम कमजोर हो तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, मैं जो करूँगा सही करूँगा। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर दोनों भाई अमृत की बात कर रहे होते हैं। बड़ा भाई कहता है कि हम अमृत को ढूंढकर खुद पी लेंगे। टोमा कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा, ये आइलैंड खतरनाक है, हम जितने लोगों से मिलेंगे वो खुद भी राक्षसों से बचकर आ रहे होंगे, वो भी ताकतवर होंगे और जो कमजोर होगा वो सबसे पहला मारा जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।